नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आयुश्री सक्सेना और स्वागत है आपका हमारे लाइव फोन इन कार्यक्रम कृषि दर्शन में। दर्शकों, आज का हमारा विषय है खरीफ की फसलों में उर्वरक का प्रबंधन। इस विषय के लिए आप हमसे सीधे संपर्क साध सकते हैं स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हमारे टोल फ्री नंबर के माध्यम से। हमारे नंबर है 180023300040। इसके साथ ही 07552660049। दर्शकों, फसलें चाहे रबी की हो या खरीफ की हो, इनमें उर्वरक प्रबंधन एक बहुत ही अति आवश्यक विषय होता है और इसी के लिए इस विषय पर चर्चा करने के लिए आज हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है डॉक्टर शैलेश कुमार सिंह को। आप वरिष्ठ वैज्ञानिक हैं राजमाता विजय राजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय से। इसके साथ ही फूड प्रोसेसिंग एवं जैविक खेती के क्षेत्र में एक अलग मुकाम हासिल करने वाले सफल कृषक श्री गजराज सिंह वर्मा जी, जो कि सीहोर जिला से आज हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं। आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है सर हमारे शो में। शैलेश सर, मैं सबसे पहले आपसे ये प्रश्न करना चाहती हूँ कि फसलें कोई भी हों, लेकिन आवश्यकता से अधिक उर्वरक और आवश्यकता से कम दोनों ही नुकसानदायक होते हैं, तो एक संतुलित मात्रा में किसान उर्वरक का उपयोग कैसे करें? बहुत बढ़िया प्रश्न की है मैडम। किसान भाइयों को सबसे पहले चाहिए कि संतुलित उर्वरक प्रयोग करने के लिए, जैसा कि आप बताई हैं कि ज़्यादा भी मतलब नुकसान करता है और कम भी। किसान भाइयों यदि ज़्यादा हम उर्वरक देते हैं तब भी पौधे को जो नुकसान होता है, जैसे उदाहरण के रूप में आप बताएं कि यदि पौधे में नाइट्रोजन की अधिक मात्रा देते हैं, पौधा जो रसदार हो जाता है और इस पर तरह तरह के कीट पतंगे लगते हैं या और भी कई तरह के रोग लगते हैं। लेकिन यदि ही सही मात्रा में दिया जाए तो इसमें इस तरह का जो है समस्या नहीं होता। यदि कम होता है तब भी आपका प्रोडक्शन जो है, उत्पादन जो है कम होता है। तो हर हमेशा जो है संतुलित उर्वरक देना चाहिए। संतुलित उर्वरक देने के लिए किसान भाइयों को चाहिए कि वो अपने खेत की मिट्टी परीक्षण जरूर करा लें। मिट्टी परीक्षण कराने के बाद जो है मृदा परीक्षक जो वैज्ञानिक होता है वो आपको बताता है कि कौन से फसल लगाएंगे और कितनी मात्रा में उर्वरक देना होता है। आप उतना मात्रा में देंगे तो आपका प्रोडक्शन भी अच्छा होगा और उसमें जो है किसी तरह का हानि भी नहीं होगा और आपकी मृदा का स्वास्थ्य भी बना रहेगा। जी शैलेश सर, आपने एक बहुत अच्छी बात यहाँ कही कि मृदा परीक्षण करवा लेना चाहिए, पर आप ये हमारे दर्शकों को बताएं कि ये कैसे संभव होता है, कहाँ करवाया जा सकता है सॉइल टेस्ट? किसान भाइयों के लिए हर जिले में एक तो कृषि विभाग है, उनका जो है ब्लॉक स्तर पे मृदा परीक्षण प्रयोगशालाएँ खुल चुकी हैं, वहाँ पे करा सकते हैं। या भारत सरकार की एक ICAR की संस्था कृषि विज्ञान केंद्र खुल गई है, जहाँ पे हर कृषि विज्ञान केंद्र में मृदा परीक्षण प्रयोगशाला है। वहाँ पे भी जाकर किसान भाई अपने मृदा परीक्षण जो है करा सकते हैं और जो सॉइल हेल्थ कार्ड मिले उस पे बताए अनुसार ही अपने खेत में मृदा का परीक्षण के अनुसार ही जो है उर्वरक प्रबंधन करें, तो इससे जो उत्पादन भी अच्छा मिलेगा और मृदा स्वास्थ्य। जी शैलेश जी, हम इस चर्चा को जारी रखेंगे। इसके बीच ही हमारे साथ हमारे कॉलर हमसे जुड़ चुके हैं। नंद स्वरूप मिश्रा जी हैं बाराबंकी यूपी से हमारे साथ। नमस्कार सर, मेरा नाम नंद स्वरूप मिश्रा है। मैं जानना चाहता हूँ खेती के हैं 4 यार खाद बीज पानी उपचार, तो ऐसी दशा में हमें जो खाद का प्रबंधन करना है, उर्वरक का प्रबंधन करना है, तो ये मिट्टी की जांच किस मौसम में कराना चाहिए, उस हिसाब से हमें मिट्टी का कार्ड मिलेगा, जानकारी होगी। और दूसरी चीज, कौन सी फसल में हमें कितना उर्वरक देना है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण चीज है। कितना नीचे डालना है, कितना हमें छिड़कवा देना है। और जो नैनो यूरिया है, ये फसल की कितनी उम्र हो जाए तब हम डालेंगे तो हमको पूर्णतया इसमें पूरा लाभ मिलेगा। आपने बहुत अच्छा, धन्यवाद मिश्रा जी। जी आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है। जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि मिट्टी परीक्षण कराने के उपरांत ही जितना आपको बताया जाए उतना ही फर्टिलाइजर देना चाहिए, उर्वरक देना चाहिए। तो इसके बारे में आप खुद बता चुके कि इसके बारे में जानकार हैं आप। जैसे आपके यहाँ बाराबंकी ज़िले में धान की खेती बहुत अच्छी होती है और भी मतलब की फसलों होती हैं। धान की खेती की रोपाई कुछ किसान कर चुके हैं, कुछ कर रहे हैं। जो कर चुके हैं उनके तो नहीं बता पाएंगे कि क्योंकि जो फर्टिलाइजर देना होगा दे चुके हैं, लेकिन जो करने जा रहे हैं तो यदि वो बौनी किस्म की धान ले रहे हैं जिसका उत्पादन ज़्यादा लेते हैं, 100 किलो नाइट्रोजन, 60 किलो फास्फोरस और 40 किलो पोटास और 5 किलो जिंक सल्फेट प्रति हेक्टेयर जो है उनको देना आवश्यक होता है। जैसे धान की फसल में अब पूरा जो है फास्फोरस, पूरा पोटास और 5 किलो जो जिंक बताए हैं, ये जो आधार खाद के रूप में दे देना चाहिए। नाइट्रोजन का 1/3 भाग जो है वो आप जो है आधार खाद के रूप में जब मल्चिंग क्रिया करते हैं उसी समय दे दें। और शेष जो नाइट्रोजन बचता है आपका 2 भाग बच रहा है,
इसको जो है पौध लगाने के कम से कम 20 से 25 दिन के बाद खरपतवार निकालने खेत में से, इसके बाद दें। और दूसरा जो डोज बचेगा, लास्ट वाला जो बच रहा है आपका मतलब की मात्रा देने के लिए, वो जब फसल में गभोट अवस्था, जब बाली निकलने से पहले कम से कम 10 दिन पहले जो है आप इसका जो है छिड़काव करें। दूसरी बात आपने जो पूछा है नैनो यूरिया के या नैनो डीएपी के बारे में, ये जो है भारत सरकार जो इसको प्रोत्साहित भी कर रही है, किसानों को जगह जगह प्रशिक्षण दे रही है। तो जैसे नैनो यूरिया का प्रयोग करना है तो आप आधार खाद के रूप में 1/3 भाग तो आप सभी फसलों के साथ मतलब कि जो उर्वरक दे रहे हैं दे लेंगे। 2 हिस्सा जो यूरिया होगा जो बाद में बताए हैं देने के लिए, उसको आप मत दीजिए। आप जो है जब फसल की रोपाई कर लीजिए तो कम से कम पौधा आपका 35 से 40 दिन का हो जाए, उसमें पत्तियां जो है थोड़ी आ जाएं, तब आप उसमें जो है 1 लीटर पानी में कम से कम जो है 3 से 4 ml नैनो यूरिया को घोल बना लें। इस हिसाब से अपने खेत के अनुसार जितना खेत हो, जितना आपको आवश्यकता हो उतना लीटर बना करके आप जो है पहला छिड़काव कर दें। इसके बाद फिर से 20 से 25 दिन के बाद जो है छिड़काव करें नैनो यूरिया का। और जो है यदि मतलब कि आपको लगता है कि नहीं मेरा फसल को और कुछ इस तरह का लक्षण दिखने में लग रहा है कि पौधा पीला हो रहा है, तो फिर भी आप एक बार जो है इसका और छिड़काव कर सकते हैं। रही बात डीएपी की, नैनो डीएपी का कैसे प्रयोग करें, तो धान वाली फसल हो या कोई फसल हो, यदि आप सीड से बुआई करते हैं, सीड का बुआई करते हैं तो सीड को इससे जो है ट्रीट कर लीजिए। 1 किलो में करीब जो है 3 से 4 ml जो है आप जो है डीएपी को जो है डाल करके, नैनो यूरिया का तरल रूप में होता है, इससे सीड को ट्रीट कर लीजिए। पहला तो सीड ट्रीटमेंट हो गया। दूसरा जो है पौध उपचार के रूप में, जैसे धान की फसल आपकी रोपाई करते हैं या जो पौध उपचार वाले हैं, जैसे हॉर्टिकल्चर क्रॉप है, सब्जी वाली हैं, इनके जड़ को उखाड़ लीजिए और 15 लीटर में आप जो है 25 ml आप क्या डाल दें, नैनो डीएपी, और उसमें जो है पौधे के जड़ को जो है 15 से 20 मिनट के लिए रख दें और रखने के बाद फिर उसको निकालें और उसको सिर्फ रोपाई कर दें। तो इस तरह से पौध उपचार करके पहली बार ये कर दीजिए। फिर इसके बाद जब पौधा आपका बड़ा हो जाए, करीब से 30 से 35 दिन हो जाए, तो आप उस पर जो है फिर वही 3 से 4 ml प्रति लीटर नैनो डीएपी को जो है पानी में घोलिए और अपने खेत की आवश्यकता अनुसार घोल बना लीजिए। कितनी मात्रा में लगेगा आप जो है 30 से 35 में एक पहला छिड़काव कीजिए। उसके बाद फिर जो है 20 से 25 दिन के बाद तो आप देखेंगे कि आपका पैदावार अच्छा होगा। जो हम रासायनिक जो डीएपी मतलब कि डालते हैं, डीएपी जो आप दानेदार वाला, इसको जो है आप बचा कर इसे देंगे तो आपका पैसा भी बचेगा और भूमि में भी बहुत जो इसका जो स्थिरीकरण नहीं होगा, तो आपका पूरा का पूरा उपयोग हो जाएगा। बहुत ही विस्तार से और बहुत अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया। मुझे लगता है मिश्रा जी आपको आपके प्रश्न का आंसर ज़रूर मिल गया होगा। और इसके साथ ही हमारे साथ हमारे एक और कॉलर विपिन जी सागर से जुड़े हुए हैं। जी विपिन जी बताएं। जी नमस्ते मैम। नमस्ते। हेलो जी, अपना प्रश्न करें। जी मैम, मैं ये जानना चाह रहा था मक्के में खाद देने का सही तरीका क्या है, क्योंकि मक्के में कुछ लोग खाद को पेड़ों पर रख रहे हैं, पेड़ों पर डाल रहे हैं, कुछ लोग छिड़काव भी कर रहे हैं, तो मक्का में खाद देने का सही तरीका जानना था। जी बिल्कुल सर। आपने भी बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है। जनरली किसान जो है खाद देने का जो है गलती तरीका अपना लेते हैं, वो अपने ढंग से देना शुरू करते हैं। लेकिन आपने पूछा, एक कार्यक्रम भी अच्छा है, इस हिसाब से जो है आपको बताया जा रहा है कि मक्का की फसल हो या और भी फसल हो, तो इसमें सब में हम लोग बताते हैं कि आप जो है पूरा डीएपी जो फास्फोरसधारी उर्वरक हैं, पूरा का पूरा जो है डीएपी फास्फोरसधारी उर्वरक, या पोटास भी देते हैं तो पोटास पूरा, और उसके साथ इसमें भी जिंक डालते हैं तो जिंक इसमें भी आपको डालना चाहिए। तो जिंक या आधार वाली खाद जो है पूरा जो है बुआई के समय ही आपको खेत में डाल देना चाहिए। शेष नत्रजन जो है आप चाहें तो जब फसल की गुड़ाई करते हैं या बाद में जब आपका पौधा जो है 30 से 40 दिन का हो जाता है, कम से कम 3-4 पत्ते के हो जाते हैं, तो इस पर आप जो है नत्रजन यूरिया का जो छिड़काव आप कर सकते हैं। तो इस तरह से देना चाहिए। लेकिन किसान भाई क्या करते हैं कि बाद में डीएपी भी और पोटास भी बाद में जाके डालते हैं, तो उससे जो है आपको बहुत फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि पौधे का जो जड़ होता है ये जो है आपके पोषक तत्वों को अवशोषित करने के लिए बनाया गया है नेचर के द्वारा। तो आप जो है हर समय जो है आधार खाद के रूप में जो खाद है फास्फोरसधारी, पोटासधारी और जिंक, ये पहले ही खेत में आप डाल दें, या सल्फर भी हो तो भी इसको पहले खेत में हम डाल दें। इसके बाद जो भी खाद डालते हैं बूस्टर के रूप में डालते हैं, तो ऊपर से छिड़काव करते हैं। तो अभी हम सीधे चलते हैं, हमारे जो सफल किसान श्री गिरिराज सिंह वर्मा जी हमारे साथ हैं। सर आपसे मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगी कि क्योंकि जैविक खेती आसान नहीं है, लोग इसे कठिन कार्य समझते हैं, फिर आपने कितने समय पहले ये इस सफ़र की शुरुआत की और आज सफलता के जिस मुकाम को हासिल किया है आपने, तो इसमें क्या क्या पड़ाव रहे इसके, वो हमें बताएं। मैंने 14 वर्ष पहले स्टार्ट की थी। सबसे फर्स्ट में मैंने 1 एकड़ में स्टार्ट की थी
जी फिर उसके बाद 2 वर्ष बाद मैंने 5 एकड़ में स्टार्ट की, फिर 5 वर्ष बाद मैंने 15 एकड़ में स्टार्ट की। शुरुआत में थोड़ी सी परेशानियाँ आती है, मेन थोड़ा उत्पादन गिरता है, जी दूसरा मेन समस्या आती है खरपतवार की। जी तो उसके भी आजकल बहुत तकनीक आ गई है, हाथ से कुल पे चलाना है, हाथ से निराई करना है, और भी बहुत सारे कृषि यंत्र आ गए हैं। जी तो उससे भी समस्या से धीरे धीरे निजात मिलता जा रहा है। और सबसे पहले तो अभी मैंने शुरुआत में 1 एकड़ से की, फिर 5 एकड़ में, फिर 15 एकड़ में। मेरा मतलब सभी से निवेदन है कि कम से कम 1 एकड़ में आप शुरुआत करिए, धीरे धीरे मार्केट भी मिलता जाएगा और वो कस्टमर ही आपको आगे की सलाह देते जाएंगे आपको क्या करना है, और उसका प्रोसेसिंग भी धीरे धीरे आप स्टार्ट करते जाएंगे तो जी। कोई समस्या नहीं आएगी आपको। जी बिल्कुल। और आपने क्योंकि बहुत सारी बातें अभी जैसे कही कि मार्केट भी मिल जाएगा, तो सबसे पहले हम ये बात करें, आप हमें बताएं कि कौन कौन से प्रोडक्ट अभी ऐसे हैं और कौन कौन सी खेती में कौन सी फसलें आप कर रहे हैं। अभी मैं हल्दी की खेती करता हूँ, तो हल्दी का पाउडर स्वयं तैयार करता हूँ, हल्दी का उसी हल्दी से अचार तैयार करता हूँ। जी दूसरा मतलब गन्ने की खेती करता हूँ, तो गुड़ बनाता हूँ, उसकी खांड बनाता हूँ और गुड़ पाउडर बनाता हूँ। और चावल की खेती करता हूँ, मक्का की खेती करता हूँ, उसका मार्केटिंग भी मैं करता हूँ, उत्पादन भी मैं ही करता हूँ। दूसरा मैंने फिर कस्टमर ने बोला कि हमें आप अनाज दे रहे हैं, दालें दे रहे हैं, सब कुछ जी। दे रहे हैं, परंतु हमें तेल शुद्ध नहीं मिल पा रहा। तो फिर मैंने शुरुआत में 1,25,000 की मशीन खरीद के कच्ची घानी की प्रोसेसिंग यूनिट डाली। धीरे धीरे अभी शुरुआत में 5-10 लीटर रोज़ तेल तैयार कर रहा था, अभी की तारीख में 500 लीटर तेल प्रतिदिन तैयार करता हूँ। और उसका मार्केट भी मिलता जा रहा, बेचने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही। और हम लोगों का स्वास्थ्य सुधार भी रहे हैं और काफ़ी लोगों को रोज़गार भी दे रहे हैं। बिल्कुल आपने। और हमें भी रोज़गार मिल रहा। अभी हमारे परिवार के पूरे रोज़गार में लगे हुए हैं 10 लोग, जी। और 10 लोग दूसरी महिलाएं समूह जैसा बना के वो हमें दाल बना के दे रही, काफ़ी पापड़ उद्योग बना के, मतलब पापड़ भी बना के दे रही बड़ी, ऐसे काफ़ी अच्छे वो प्रोसेसिंग डाल रखे। नहीं, बहुत अच्छी बात। और जो आज के युवाओं में एक जो चलन बढ़ गया है कि गांव से हर युवा पढ़ लिख कर सिर्फ शहर की ओर भागना चाहता है, गांव में उन्हें लगता है कि इतनी खेती में फ़ायदे नहीं है। तो उनके लिए मुझे लगता है कि जिस तरह से आपने बताया कि 1 एकड़ से शुरुआत कर आप 15 एकड़ और फिर और 40 एकड़ आपने ज़मीन ली है, तो ये एक बहुत ही अच्छी जानकारी है हमारे युवाओं के लिए भी। तो सर मैंने ये अभी हमारी जैसी चर्चा के दौरान हमारी ये बात हुई थी कि आपने विदेश की यात्राएं भी की हैं, तो किस तरह से वो यात्राएं आपके हिस्से में आई, कैसे आपने वो यात्राएं की? जी, मैंने जैसे खेती में नवाचार करता जा रहा हूँ, तो इस प्रकार गवर्नमेंट मेरे को हर जगह प्रोत्साहन देती है। तो 2018 में मुख्यमंत्री कृषक भ्रमण योजना के अंतर्गत, मुख्यमंत्री कृषक विदेश भ्रमण योजना के अंतर्गत मैं ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड गया था। वहाँ पे खेती की नई नई तकनीक सीख के आया। वो तकनीक अपनी ज़मीन में भी अपनाई, उसको आसपास वाले किसानों को भी बताई, उससे काफ़ी किसानों को फ़ायदा मिला, मुझे भी फ़ायदा मिला। और वैसे भी गवर्नमेंट की जहाँ पे भी अपने भारत में जहाँ पे भी KVK है या अन्य जगह हैं, वहाँ मैं भ्रमण करता रहता हूँ, वहाँ से नई नई तकनीक सीख के आता हूँ। वो तकनीक अपनी ज़मीन में भी अपना रहा हूँ, आसपास वाले किसानों को भी बता रहा हूँ, उससे काफ़ी फ़ायदा मिलता है हमें भी और किसानों को भी। जी जी बिल्कुल, बहुत अच्छे आपने ये सारी जानकारियाँ दी। और मुझे लगता है कि जो स्पेशली जो युवा वर्ग हमें अगर देख रहे हैं और हमसे जुड़े हैं, तो देखिए कि किस तरह से सरकार इस तरह की बहुत सारी योजनाएं चलाती हैं जिनके ज़रिए आप जैसे वर्मा जी ने देश विदेश की यात्राएं की, और ना सिर्फ यात्राएं की बल्कि वहाँ की तकनीकों को सीखा भी, फिर यहाँ आकर उसे अपनाया भी। और वो आज देखिए जो उन्होंने 1 एकड़ से जो सफ़र शुरू किया था, वो 1 एकड़ से बढ़ता बढ़ता आज इस मुकाम पर वो पहुँचे हैं जहाँ पे उनकी अपनी प्रोसेसिंग यूनिट भी है, जो 1.25 लाख रुपए से स्टार्ट करके, और मुझे लगता है सर लगभग 60 लाख के आपके पास 70 लाख उपकरण आपके पास है। और एक बहुत ही अच्छी जानकारी भी, क्योंकि हमने जो चर्चा में की थी कि आप हमारे युवा वर्ग या कोई भी ऐसे किसान जो आपसे कोई जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, तो उनकी भी आप मदद करते हैं सर? बिल्कुल बिल्कुल। अभी मैंने मध्य प्रदेश में करीबन 40 कच्ची घानी प्रोसेसिंग यूनिट डलवा दी लोगों को, नव युवकों को। तो उनको जो भी समस्या आती है उसका तुरंत फ़ोन पे
हल निकाल लेते हैं या मैं जाके स्वयं पे। तो अभी काफ़ी मतलब करीबन 40 युवा को रोज़गार मिला हुआ है। उससे मेरे को भी बहुत खुशी होती है कि कम से कम नवयुवक रोजगार में जा रहा, मतलब कहीं दूसरे रोजगार की ज़रूरत नहीं है, स्वयं का रोजगार कर रहा है। ये बहुत ही अच्छी बात है वर्मा जी। और सिर्फ ना केवल आप वर्मा जी ने स्वयं सफलता हासिल की है, बल्कि वो युवाओं को भी ये प्रेरित कर रहे हैं कि वो उनसे जुड़ें और उन्हें लगातार गाइडेंस भी दे रहे हैं। तो इसके साथ ही हम अब शैलेश सर, मैं आपसे वापस एक चर्चा पे आना चाहूँगी, क्योंकि हमारे कॉलर्स कुछ क्वेश्चंस तो आपसे पूछ चुके हैं, लेकिन एक मैं आपसे जानना चाहती थी, बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि धान की फसल में या खरीफ की फसलों में जो झुलसा और खैरा रोग ये होते हैं अमूमन, तो ये रोग की पहचान किसान कैसे करें? क्योंकि जब तक पहचान नहीं होगी, जब तक अंतर समझ में नहीं आएगा, तो प्रबंधन मुश्किल होगा। नहीं, बहुत अच्छा प्रश्न किया मैडम जी किसान हर समय भ्रमित रहता है। जी जब धान की फसल 30 से 35 दिन की जाती है जी तो उसमें जो है पत्तियों पे जो दूसरी तीसरी पत्ती होती है, इस पर धब्बे बनने लगते हैं जी और धब्बों के लिए कृषक जो है भ्रमित हो जाता है कि ये झुलसा रोग है कि खैरा रोग है। जी इसको किसान जो है पहचान नहीं पाता और सीधे जो दुकानदार के पास जाता है, दुकानदार से पूछता है, दुकानदार जो है तरह तरह की दवाएं दे करके दे देता है और किसान ले आकर छिड़कते हैं, जिससे हानि होती है। जी सबसे पहले किसान भाइयों को अपने रोग की पहचान कर लेना चाहिए। रोग की पहचान बहुत सीधा है। जी वो दूसरी और तीसरी पत्ती को देखें, जब पौधे 30 से 40 दिन के हो जाएं जी तो पौधे का जो है धब्बा जो पड़ेगा उस पर, वो जी देखेंगे यदि आँख के आकार का है, नाव के आकार का उस पर बना हुआ है धब्बे, जी तो ये समझिए कि इसमें जो है झुलसा रोग लगा हुआ है। जी यदि ऐसा नहीं है, बिना आकार का उस पर धब्बे पड़े हुए हैं, जी तो ये समझिए कि इसमें जो है खैरा रोग है। यदि इससे भी आपको पहचान में भ्रमित हो रहे हैं कि नहीं, आकार नहीं पहचान पा रहे हैं, तो सूखे हाथ से पत्ती को तोड़िए, सूखी जी, पत्ती को, जी जी दूसरी तीसरी को, और हाथ से मलें। यदि आपके हाथ में खुरदरा कुछ पाउडर आ जाता है, तब तो आप निश्चित हो जाए कि इसमें जो है झुलसा रोग लगा हुआ है, जी जी या इंग्लिश में कहें तो ब्लास्ट लगा हुआ है। अच्छा तो उसका दवा जो है आप जो है अलग डालें। लेकिन यदि पत्ती का लगने पर कोई मतलब कि आपके हाथ पर कुछ नहीं आ रहा है, जी। तो इसका मतलब समझिए कि ये खैरा रोग लगा हुआ है, जिंक की कमी का जिंक लगा की हुआ है। कमी से होते हैं। तो जिंक की कमी को कैसे पूरा किया जा सकता हाँ, है? किसान भाइयों, यदि जिंक की कमी दिख जाए, ये लक्षण बताया गया जो ये दिख जाए आपको, तो आप जो है 2 तरह का होता है इसको पूरा करने के लिए। पहला तरीका ये है कि यदि आप खेत में यूरिया नहीं डाले हैं, नत्रजन का छिड़काव नहीं किए, यूरिया का छिड़काव नहीं किए हैं, तो आप जो है यूरिया का 2% का घोल बनाइए। मतलब 100 लीटर पानी लीजिए, 2 किलोग्राम जो है उसमें यूरिया घोल दीजिए, और इसमें जो है करीब 600 लीटर का एक घोल बना लेंगे, उसमें 5 किलो जिंक सल्फेट डाल करके घोल लेंगे, और इस पूरे घोल को 15-15 दिन के अंतराल पे आप अपने पौधे पे, धान की फसल पे आप छिड़काव करें, तो इससे जिंक की पूर्ति हो जाएगी। लेकिन दूसरा तरीका किसान भाई, यदि आप खेत में यूरिया डाल दिए हैं, तब ये तरीका आपको नहीं अपनाना है। तब आप क्या करेंगे कि आप जो है 5 किलो जिंक सल्फेट 21% का खरीदेंगे और 2.5 किलो बूझा चूना खरीदेंगे। बूझे चूने को ले आकर के एक किसी टब में, बड़े टब में आप भिगो लेंगे, उसमें से 15 से 20 टब पानी डाल देंगे। देखेंगे रात में जो है पूरा जो उबल करके जो है सुबह जो चूना ठंडा हो जाएगा, तो चूने के पानी को निथार लीजिए और उसमें जिंक सल्फेट जिसको घोल लीजिए, इसको भी 600 लीटर पानी में पतला कर दीजिए, उतना घोल बना दीजिए। इसको भी 15 से 20 दिन पे आप छिड़काव करेंगे, तो इससे जिंक की जो है मात्रा जो है आपके पौधे में पूर्ति हो जाएगी और आपका उत्पादन जो है बहुत अच्छा होगा। जी शैलेश जी, बहुत ही अच्छी जानकारी आपने हमारे किसान भाइयों को दी है। और मुझे लगता है कि लगातार आपको, क्योंकि आपके आसपास भी कृषि केंद्र आपने हमें बताया था कि उपस्थित हैं, बने हुए हैं, तो आपको वहाँ ज़रूर जाना चाहिए, क्योंकि जब आप लगातार कृषि केंद्रों के संपर्क में रहते हैं तो ये सभी तरह की जो जानकारियाँ हैं ये आपको उपलब्ध होती हैं। तो सर, जैसा कि हम उर्वरक की बात कर रहे हैं, तो उर्वरक तो बहुत अलग अलग तरह के होते हैं, तो रासायनिक के अलावा भी किसी अन्य तरह के उर्वरक इस्तेमाल किए जा सकते हैं? हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न है आपका मैडम। किसान भाई इस समय केवल रासायनिक खाद दे रहे हैं जी, जिससे जो है विदेश से मंगाने में भी अपने सरकार का जो है पैसा खर्चा हो रहा है, सब्सिडी देने में भी बहुत खर्च हो रहा है। तो किसान भाइयों को हम समझाइश देना चाहेंगे कि रासायनिक खाद पर आश्रित न होकर के वो अपना खुद का जो है खाद बनावें। जैसे बर्मी कंपोस्ट है, गोबर की मतलब कि या फिर गोबर की खाद है, नाडेप खाद है, हरी खाद है। जिन किसान भाइयों के पास जो है पानी की सुविधा हो, वो मई में जो है हरी खाद ढैंचा है, सनई है, एक खेत में लगा दें, इसको खेत में पलट दें, तो इससे भी जो आप जो है इसकी पूर्ति कर सकते हैं। और इसी के साथ जो है जैव उर्वरक आता है,
ये भी जो है बहुत अच्छा मतलब कि है कि यदि आप जो है नत्रजनधारी या नत्रजन फिक्स करने वाले जैव उर्वरक डालते हैं तो 15 से 20 किलो या कभी कभी 25 किलो तक भी आप नत्रजन का बचाव जो है प्रति हेक्टेयर जो है जैव उर्वरक डाल करके कर सकते हैं। जी। फास्फोरस सॉल्यूबल बैक्टीरिया डालते हैं, फिर भी जो 20 से 25 किलो जो है आप फास्फोरस की बचत कर सकते हैं। इसको दे करके रासायनिक उर्वरक नहीं देना पड़ेगा। इन सब तरीकों को भी अपना करके हम जो है जी। इसी के बीच में हमारे एक और कॉलर हमसे जुड़ गए हैं, मनोज साहू जी हमारे साथ हैं लखनादौन से। जी मनोज जी, आप हमसे अपना प्रश्न पूछें। मनोज जी। हाँ नमस्ते। नमस्ते। हाँ सर नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते। अपना प्रश्न पूछें आप। सर मेरा प्रश्न है सर, मक्का मैंने सर लगाया हुआ हूँ जी। लेकिन अधिक बरसात के कारण से वो पीले पड़ रहे हैं, उनकी बढ़वा नहीं हो रही है सर। तो ऐसा कोई उर्वरक होगा सर जिससे वो मतलब बढ़ जाए थोड़ा सा? जी मनोज जी, हम बिल्कुल शैलेश जी आप जैसे बारिश हो रही है तो बारिश हो रही तो आपके खेत में नमी हो जा रहा है, तो ये तो एक समस्या है कि आपके खेत में बहुत ज़्यादा नमी रहेगी तो मक्का जो है ग्रोथ नहीं कर पाएगा, थोड़ा सा प्रभावित होगा। तो आपको सलाह देती जितना जल्दी हो सके आप अपने खेत से पानी जो है निकाल दें ताकि जो है पौधा जो है सही सलामत रहे। और बढ़ने की बात है तो थोड़ा सा पौधा जैसे धूप पाएगा, मिट्टी आपकी सूखेगी, तो इसके बाद जो आप उस पर जो है ना तो 19 जल विलेज उर्वरक आते हैं, आप इसका छिड़काव करें, इससे जो है आपका पौधा जो है ग्रोथ करना जो है शुरू कर जाएगा। जी धन्यवाद शैलेश जी। और वर्मा जी, मैं आपसे एक प्रश्न ज़रूर पूछना चाहूँगी कि आप हमारे युवाओं को, जो युवा हमसे जुड़े हुए हैं, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे, क्योंकि जिस तरह से कृषि के क्षेत्र में जैविक खाद का उपयोग करके आपने यहाँ तक आप पहुँचे हैं, तो आप क्या संदेश देना चाहते हैं कि कैसे हमारा जो युवा वर्ग है वो भी कृषि से जुड़े और इस क्षेत्र में आगे आए? मेरा सभी से निवेदन ये है कि कम से कम आप स्वयं का रोज़गार घर पे स्वयं अपनी खेती है, अपने को कहीं रोज़गार की ज़रूरत नहीं है। और आजकल तो ऐसी सब्जियां आ गई है कि 200 से 400 रुपये 500 रुपये किलो तक बिक रही है जी। और आजकल मोबाइल पे ऐसी तकनीक आ गई है, मोबाइल पे देख के आप कुछ भी कर सकते हैं। अभी मैं गांठ गोभी की खेती कर रहा हूँ और पकचोई की खेती कर रहा हूँ, रेड लेटूस, ग्रीन लेटूस, और फूल गोभी में 4 कलर की फूल गोभी की खेती कर रहा हूँ। तो उसका मार्केट भी अच्छा मिलता है, रेट भी अच्छा मिलता है। तो आपको कहीं नौकरी पे कहीं जाने की ज़रूरत ही नहीं है और अपने पास तो ज़मीन है, स्वयं की खेती है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और कई लोगों तो खेती लीज पे लेके खेती कर रहे हैं, तो अपने पास स्वयं की खेती है तो आप स्वयं की अपनी खेती करिए, कहीं रोज़गार के लिए ज़रूरत ही नहीं है। आप स्वयं घर पे रोज़गार डाल सकते हो, कई लोगों को रोज़गार दे सकते हो। और ऐसे कई सारे ऐप भी शासन प्रशासन द्वारा जारी किए गए हैं, बनाए गए हैं, जिनकी सहायता से, और आजकल क्योंकि इंटरनेट एक छोटे से छोटे देश के एक छोटे से गांव में भी इंटरनेट उपलब्ध है, तो आप वहां पर जाकर ऐसी बहुत सारी चीज़ें सर्च कर सकते हैं, बहुत सारी जानकारियां प्राप्त कर सकते हैं। और जैसा कि हमने जाना कि वर्मा जी किस तरह से एक छोटे से गाँव से होकर वो देश विदेश की यात्राएँ भी कराएँ और साथ ही उन तकनीकों का उपयोग वो एक छोटे से गांव में रहकर कर रहे हैं। उनके कई हज़ार कस्टमर्स हैं जो उनके बनाए हुए प्रोडक्ट उपयोग कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि ये सब युवाओं के लिए हमारे वर्मा सर जो हैं आज ये प्रेरणा स्रोत हैं। और इसी के साथ सर शैलेश जी, आपका भी मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आपने हमारे दर्शकों को इतनी अच्छी आवश्यक जानकारियाँ दी। और वर्मा सर, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे स्टूडियो में आए। और किसान भाइयों, मैं यही उम्मीद करती हूँ, आशा करती हूँ कि आपके सभी प्रश्नों के जवाब देने में हम सक्षम रहे होंगे। अगले सप्ताह फिर आपसे मुलाकात होगी। इसी के साथ हमें दीजिए आज्ञा। धन्यवाद।